और मेरा नाम रीना शर्मा है। मेरा मायका हिमाचल प्रदेश में है। एक्चुअली मेरी शादी जो है ना शिशिर प्रकाश शर्मा से 2019 में हुई थी 20 मार्च को। टाइम बाद जो है ना इन लोगों की असलियत सामने आ गई कि इसका पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ है। तो कोई महिला 2000 किलोमीटर से इतना दूर भिलाई में आके किसी वो भी बीएसपी के क्वार्टर में कब्जा करने के लिए आएगी क्या? मैं मतलब इतना रिक्वेस्ट करते करते थक गई कि मेरी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। घसीटते हुए जो जेंट्स वो लोग थे उन्होंने हाथ पैर बांध के मेरे को गाड़ी में ऐसा भरा जैसे मैं कोई मतलब पाकिस्तान से आई हुई महिला हूँ। और मेरे को मतलब किडनैप करके रखा गया 3-4 घंटे तक। सब लोग जो दिख रहे थे वो माफिया टाइप के, गुंडे टाइप के दिख रहे थे। मैं खुद कमाती थी, मैं लाचार नहीं थी जैसा ये लोग दिखा रहे हैं कि शरण मांगी। ये लोग संतुष्ट नहीं थे। एक ही बात बोलते थे, मेरा बेटा तो प्रोफेसर है तो इसको तो 50 लाख भी मिल सकता था। हम लोग घाटे में रह गए। मेरे देवर जो पीयूष प्रकाश शर्मा है, जिसका उस टाइम अपनी पहली पत्नी सोनू शर्मा से तलाक हुआ था, दबाव बनाता था संबंध बनाने के लिए मेरे साथ में। शादी हुई थी, शुरू से ही मेरे ऊपर नियत खराब थी। तो हाँ, जब मैं पैर छूती थी तो मतलब पूरा मेरा बॉडी को ऐसे टच करते थे कि सुबह 6 बजे उठाते थे और वो उठा के टॉयलेट बाथरूम साफ करवाते थे उनसे। उस टाइम मेरा बेटा 8 साल का था, छोटे वाला। 6 साल से उनका कहीं स्कूल में दाखिला नहीं हो पाया है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं शिवानी माझी और आप सबका स्वागत है तीरंदाज पर। कल भिलाई से एक मामला सामने आया था जिसमें बताया जा रहा था कि घर में जो है सेक्टर 1 के घर में एक महिला ने जो है कब्जा कर रखा था। तो कल आपने वीडियो देखी होगी कि वहाँ के जो परिवारजन है, हमने उनसे बात की थी, उन्होंने क्या कुछ बताया था। पर जो इस महिला ने कब्जा कर रखा था, हमें उनसे भी बात करनी थी। हमें जो है सच्चाई तक पहुँचनी थी, जड़ तक पहुँचना था कि बात क्या थी, कौन सच है कौन झूठ है। इसलिए आज हम उस महिला से मिले, क्या क्या बातचीत की, आइए उन्हीं से जानते कि ये जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। तो पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रीना शर्मा है जी। कहाँ की रहने वाली थी? मेरा मायका हिमाचल प्रदेश में है। जो पूरी घटना जो परसों हुई थी कि घर से निकाल के पुलिस वाले लेके गए, तो पूरी घटना थी क्या, पूरी बता सकते हैं अच्छे से? मैम एक्चुअली मेरी शादी जो है ना शिशिर प्रकाश शर्मा से 2019 में हुई थी 20 मार्च को। और जीवनसाथी.com से हमारे परिचय हुआ था और इन्होंने खुद मेरे को पसंद किया था और प्रपोज़ किया था। और फिर हमारी बातचीत हुई फ़ोन में, तो इनके परिवार ने सबकी रजामंदी से हमारी शादी हुई थी भिलाई में। और जो रोका वगैरह और जो रोका सेरेमनी होती है वो सब हिमाचल में हुई थी। और ये लोग खुद मेरे को मतलब अपने साथ लेके आए थे यहाँ पे। वहाँ से मतलब हमारा जो सगाई का जो कार्यक्रम था वो वहीं पे हुआ था हिमाचल प्रदेश में। शादी यहाँ भिलाई में हुई थी। और उसके बाद में मतलब कुछ टाइम बाद जो है ना इन लोगों की असलियत सामने आ गई कि इसका पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ है। मेरे को धोखे में रख के जो है ना दूसरी शादी करके लाया। तो ये क्या नाम, मैंने बोला भाई ये सब क्या है। जब मेरे को बाद में पता चला तो बोलते हैं कि हमारा मतलब निराकरण हो रखा है तलाक का, बस पेपर नहीं मिला है। मतलब गुमराह करता गया इसका परिवार और ये। और उसके बाद में मतलब अच्छे से हम लोग 7-8 महीने रह रहे थे। पूरा मतलब शादी अच्छे से हुआ। शादी में जो मेरे माता पिता दे सकते थे सब पूरा सामान ट्रक के माध्यम से इनको यहाँ पे दिया है। जो स्त्री धन सब कुछ, पैसा और जो घर गृहस्थी का सामान है सब दिया गया था। तो ट्रक के माध्यम से ये लोग यहाँ पे लेके आए थे। तो इन्होंने खुद अपनी एफआईआर में भी स्वीकार किया है कि ट्रक के माध्यम से सामान यहाँ पे भिलाई में लेके आया गया। तो अगर मतलब जिस तरह की ये कहानी बना रहे हैं कि शादी नहीं हुआ है, कोई रिश्ता नहीं है, तो कोई महिला 2000 किलोमीटर से इतना दूर भिलाई में आके किसी वो भी बीएसपी के क्वार्टर में कब्जा करने के लिए आएगी क्या? ये मतलब एकदम झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है कि शादी नहीं हुई है, कोई महिला आके घर में कब्जा कर लिए। ये सब एकदम झूठी कहानी है। और परसों की जो घटना है वो ये थी कि मतलब हमारे सारे प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं, लंबित है कोर्ट में। और माननीय हाई कोर्ट ने भी मतलब तहसीलदार को खुद बोला था कि जब तक कोर्ट का निराकरण नहीं हो जाता तब तक आप बेदखली का या किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो उन्होंने खुद उस नोटिस को जो है ना निरस्त कर दिया था, जिसको ये ले के घूम रहे हैं कि हमारे पास आदेश है खाली करवाने का। ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। और इन्होंने परसों अचानक से आए और वो नोटिस को जो है ना बाहर 6:30 बजे रात को चिपका के फिर बोलते हैं कि मतलब तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है, तुमको घर खाली करना है। तो मैंने बोला, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मैं घर की बहू हूँ, हमारा घरेलू हिंसा का केस और 498 का केस, 494 का केस माननीय न्यायालय में लंबित है।
तो आप लोगों को मैंने कहा गुमराह किया जा रहा है कि नहीं नहीं हमारे पास आदेश है। मैंने कहा किसका आदेश है, मुझे दिखाइए क्या है आदेश की कॉपी। तो मेरे को कोई आदेश की कॉपी नहीं दिखाई गई। उसके बाद में ये लोग, मैंने सोचा भाई हो सकता है ये लोग धमकाने के लिए इनके बहकावे में आए होंगे। तो इनका जब कोर्ट में मामला है, न्यायालयीन प्रक्रिया में, तो उसमें कोई ये तहसीलदार या अन्य कोई लोग बाधा कैसे डाल सकते हैं। और उसके बाद में क्या हुआ कि दूसरे दिन जैसे मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मैं आराम कर रही थी, तो ये लोग लगभग 3:30-4 बजे पूरा मतलब जिसमें गुंडे माफिया टाइप के लोग, अज्ञात टाइप के लोग और सिविल ड्रेसेस में थे और कुछ पुलिस ड्रेस में थे, जो मतलब अननोन टाइप के लग रहे थे, जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा पुलिस वालों को मैं भी जानती हूँ। मेरे 5-6 साल से मेरा केस चल रहा है, तो SP ऑफिस, IG ऑफिस और सब जगह मैं आवेदन देने आती जाती रहती हूँ, तो मेरे को भी बहुत सारे स्टाफ जानता है, मैं भी बहुत सारे स्टाफ को जानती हूँ। उसमें कुछ जो है ना सिविल ड्रेसेस में थे, तो वो लोग तुरंत जो है ना मेरे को धमकी देने लगे, बाहर आओ। मैंने कहा क्या हो गया सर? बोले नहीं नहीं बाहर आओ, घर खाली करो और ये क्या नाम, इसको ताला मार के हमको हैंड ओवर करो। मैंने कहा किसके आदेश से आए हो आप लोग? बोले हमको ऊपर से आदेश है। तो मैंने कहा किसका आदेश है? बोले तहसीलदार साहब का है कि अभी 1 घंटे के अंदर घर खाली करना है। तो मैंने बोला सर मुझे समय तो दिया जाए एटलीस्ट, और कम से कम वैसे तो न्यायालयीन प्रक्रिया में है सारे जो केसेस है ना, ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ है जिसमें मेरे को घर से निकालने का आदेश न्यायालय ने किया हुआ। हमारी अपील भी पेंडिंग है कोर्ट में, है ना, तो ये प्रोसीडिंग के दौरान कोई ऐसा मतलब राइट नहीं है किसी को मुझे घर से भगाने का। बोले नहीं नहीं हमको राइट है, हम किसी को भी भगा सकते हैं, ऐसा करके फिर मेरे ऊपर वो जो अपने आप को माल जमादार बता रहा था, वो बार बार मेरे को ये धमकी दे रहा था, बाहर निकलो जल्दी से नहीं तो हम ताला तोड़ के घुस रहे हैं। उसके बाद मतलब मेरे को बातचीत करने का भी मैं बोल रही, मैं लिखित में भी दे रही थी, कम से कम मेरे को 1 दिन का समय दो, 2 दिन का समय दो, या शाम तक का समय दो, मैं रात तक भी खाली कर दूँ, कहीं से अपना व्यवस्था कर लूँ। मेरा हिमाचल प्रदेश में मायका है, यहाँ कोई नहीं है मेरा अपना बेगाना। तो बोले नहीं हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको तो आदेश है कि कैसे भी करके, ऐसे नहीं तो वैसे इसको घर से वो करना है और घर हैंड ओवर करना है। मैंने कहा सर घर का मैटर ही नहीं है, प्रॉपर्टी मैटर नहीं है, ये वैवाहिक मैटर है, वैवाहिक इशू है, मैट्रिमोनियल इशू है, जो कि न्यायालय में अभी सारे प्रकरण लंबित है। मैं सबको अपना कन्विंस करने की, समझाने की, बताने की, अपनी मतलब सब चीज़ बताने की कोशिश कर रही थी और डॉक्यूमेंट दिखा रही थी, हाईकोर्ट का आदेश दिखा रही थी। उसके बावजूद भी किसी अधिकारी ने मेरी बात को नहीं सुना, अनसुना करते चले गए। और मतलब उसके बाद में पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई, 100-150 लोगों से भी ज़्यादा की भीड़ थी, पूरा गाड़ियाँ और गाड़ियों से फिर मतलब पूरा गेट को तोड़ा गया। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी सर आप लोग मेरे को आत्महत्या के लिए मजबूर मत कीजिए, मेरे पास मैं मर जाऊंगी, मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। मैं मतलब इतना रिक्वेस्ट करते करते थक गई कि मेरी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। और उसके बाद में इतना ज़ोर से घसीट के मेरे को बाहर खींच लिया पूरी तरह से, जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। और पूरा मतलब घसीट के मेरे को, घसीटते हुए जो जेंट्स वो लोग थे उन्होंने हाथ पैर बांध के मेरे को गाड़ी में ऐसा भरा जैसे मैं कोई मतलब पाकिस्तान से आई हुई महिला हूँ, उस घर की बहू हूँ, शिशिर प्रकाश शर्मा की मैं पत्नी हूँ। और ये लोग झूठे तथ्य सब जगह फैला रहे कि कोई शादी नहीं हुई है। मेरे पास शादी के सब प्रूफ है जो कोर्ट में दिए हैं। कोर्ट ने अभी तक ऐसा कहीं वो नहीं किया है कि मैं पत्नी नहीं हूँ उसकी, है ना। और लेकिन ये लोग इतना मतलब वो फैला रहे हैं। पहले भी मेरे से पहले भी 2 महिलाओं को ऐसे ही करके असॉल्ट करके भगा चुके हैं घर से। मैं अभी बोलने की भी स्थिति में नहीं हूँ, इतना मेरे को असॉल्ट किया गया है फिजिकली। और मेरे को मतलब किडनैप करके रखा गया 3-4 घंटे तक, इधर से उधर घुमाते रहे अज्ञात वाहन में मेरे को। और सब लोग जो दिख रहे थे वो माफिया टाइप के, गुंडे टाइप के दिख रहे थे, सिविल ड्रेसेस में थे। वो गाड़ी मैडम पता नहीं किसकी थी किसकी नहीं थी। और वो मेरे को पुलिस लग नहीं रही थी, कोई लोकल पुलिस थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो कहीं बाहर से ये लोग इकट्ठा करके लोगों को लाए थे। पूरा प्लानिंग के तहत हुआ है मैडम, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं हुई है, वैधानिक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। सब मेरे साथ अन्याय हुआ है और कुछ भी नहीं, अन्याय किया जा रहा है। और सारी साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि इनको ये खतरा है कि आज नहीं कल न्यायालय का फैसला इसके पक्ष में होगा, क्योंकि अपील न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित है। और क्या नाम, इनको ये कहीं ना कहीं ऐसा इनको मतलब वो है, डर है कि सब इसके पक्ष में होगा फैसला। इसलिए इन्होंने जो है ना परसों की तारीख ऐसा मतलब पूरा प्लानिंग करके रखा था। मेरे को ना कोई आदेश दिखाया, ना कोई नोटिस दिखाया, किसी प्रकार का सस्पेंस में रखा गया सब चीज़। और मेरे को चादर में भर के बांध के, हाथ पे बांध के गाड़ी में ऐसा मतलब किडनैप करके लेके गए थे, किसी को खबर तक नहीं। मेरा बच्चा पीछे से अपनी जान छुड़ा के भागा है, उसको मतलब दौड़ाया गया है पुलिस के द्वारा। मतलब वो 12-13 साल का बच्चा, उसका क्या गुनाह है?
मेरा भी इतना गुनाह है कि मैं इनके ऊपर भरोसा करके शादी करके आई हूँ यहाँ पे। मैं अच्छे घर से अच्छा बढ़िया अपना कमा रही थी देहरादून में। मेरे बच्चे टॉप के स्कूल में देहरादून में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे थे। कोई मतलब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। यही लोग मेरी लाइफ में आए, इन्होंने इतने मेरे को झूठे झूठे ख्वाब दिखाए कि नहीं हाँ बेटा हम तो तुमको, इनके माता पिता ने बोला बेटा हम तुमको रानी बेटी बना के रखेंगे, रानी बेटी बना के रखेंगे। मैं मतलब इनकी इतनी इमोशनल भावनाओं में बह गई। मैंने कहा इतने अच्छे मेरे को माता पिता मिल जाएंगे शादी के बाद में तो मेरे को और क्या चाहिए। मैं कमा तो अच्छा खासा रही थी, मेरे को कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार की। मेरा आप शादी से पहले का ये बैंक अकाउंट सब कुछ देख सकते हैं कि मेरा कितना मैं खुद कमाती थी। मैं लाचार नहीं थी जैसा ये लोग दिखा रहे हैं कि शरण मांगी, आसरा मांगा। मेरे पास सब कुछ था। मेरे गांव में मेरा अच्छा बढ़िया घर है हिमाचल प्रदेश में, सेब का बगीचा है। मेरे पापा सरकारी जॉब में रिटायर हुए हैं। मेरा भाई अच्छा कमाता है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, शादी के बाद में मेरा व्यवसाय भी बंद कर दिया। सब जो रेस्टोरेंट का जितना लाखों का सामान था और घर का जो जितना घर गृहस्थी का सामान था मेरे माता पिता ने इनको दिया। सब पूरा ट्रक 2 ट्रक भर के सामान यहाँ पे भिलाई लेके आए। मेरा व्यवसाय पहले से ही बंद कर दिया इन्होंने। मेरे हाथ पैर पहले ही काट दिए ताकि ये मतलब ना तो ये भाग पाए ना कहीं जा पाए, और अगर कुछ ये मतलब कोशिश करेगी अपने अधिकारों के लिए बाद में लड़ने की तो हम इसको इतना टॉर्चर करेंगे क्योंकि ये बाहर की, यहाँ कोई इसका है नहीं। ऐसा मतलब प्लानिंग के तहत पूरा मैडम प्री प्लानिंग थी पूरी पहले से ही। और इतना झूठी झूठी कहानी बना के ये लोग झूठे, क्योंकि इसके माता पिता सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, तो हर आदमी को ये लगता है कि हाँ यार इनके साथ गलत हुआ है ना, क्योंकि ये बेचारे बुजुर्ग है। ऐसा सिंपैथी गेन करने के लिए अपने माता पिता को हमेशा आगे करता है। और जब मतलब 2019 में अक्टूबर में पहली बार ही मेरे साथ मारपीट हुई थी, वो भी इस बात को लेके हुई थी जब इन्होंने मेरे को बोला कि अगर तुम्हें इस घर में रहना 20 लाख रुपए लेके आना पड़ेगा तुमको, तभी तुमको। हाँ, दहेज की मांग किया था। 5 लाख हम लोगों ने पहले ही शादी के टाइम दिया था, ज्वेलरी दिया था, वो उसका बिल वगैरह सब कुछ है मेरे पास में। सब इनको सारा चीज़ पूरा घर गृहस्थी का सामान दिया था जितने हम लोग दे सकते, उससे ज़्यादा ही मेरे माता पिता ने दिया था। तो सारा कुछ दिया मैडम, जितना मेरे माँ बाप कर सकते थे सब कुछ दिया। उसके बाद ये लोग संतुष्ट नहीं थे। एक ही बात बोलते थे, मेरा बेटा तो प्रोफेसर है तो इसको तो 50 लाख भी मिल सकता था। हम लोग घाटे में रह गए, तुमसे शादी करें, ऊपर से तुम्हारे 2-2 बच्चों को हम पालेंगे, 2-2 बच्चों को ले आए हैं, है ना, तो जो कि किसी और के बच्चे हैं तो हम क्यों पाले। अब तुम एक काम करो, 20 लाख रुपए ले आओ, अगर तुम्हारे बच्चों को तुम्हें पालना है तो तभी हम तुम्हें रहने देंगे यहाँ पे। ये मतलब ऐसे चलता है, छोटी छोटी बातों के लेके फिर मारपीट चालू किया। तो 2019 में 25 अक्टूबर 2019 को जब मारपीट हुआ था, मेरे देवर जो पीयूष प्रकाश शर्मा है, जिसका उस टाइम अपनी पहली पत्नी सोनू शर्मा से तलाक हुआ था, तलाकशुदा व्यक्ति था, वो मेरे को मतलब दबाव बनाता था संबंध बनाने के लिए मेरे साथ में। तो मैं जब मना करती थी तो उसने मारपीट किया था मेरे साथ में। तो FIR दर्ज हुआ था थाने में, जो अभी माननीय न्यायालय में लंबित है। तो उसके बाद में मतलब मेरी सास ने मेरे खिलाफ, जो किशोरी प्रकाश शर्मा जिनका नाम है, उन्होंने मेरे खिलाफ जो है ना 26 अक्टूबर में जो है ना वहाँ पे IG साहब, पुलिस निरीक्षक दुर्ग रेंज में मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करी, जिसमें उन्होंने विषय में लिखा था कि पुत्रवधू की शिकायत बाबत। पुत्रवधू कौन होती है मैडम? बेटा बोल रहा है आज, यानी 2025 में बेटा बोल रहा है शादी नहीं हुई है। हाँ, 2019 में माँ बोलती है कि पुत्रवधू है, और जिसमें नीचे लिखते हैं कि मैं अपनी बड़े पुत्र शिशिर प्रकाश शर्मा की पत्नी बीना ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहती हूँ, है ना। तो मतलब मेरा इतना कहना है कि पुत्रवधू कौन होती है? पुत्रवधू का मतलब तो बेटे की बहू हुई ना। और आज ये 2025 में कुछ और ही कहानी समाज में फैला रहे हैं। मतलब जो वैवाहिक विवाद है, मैट्रिमोनियल जो इशू है, उसको ये लोग प्रॉपर्टी विवाद बना रहे हैं। और ये वैसे भी ये BSP के क्वार्टर है, और इतना दूर से कोई महिला वो BSP के क्वार्टर को सिर्फ कब्जा करने के लिए आएगी, ये कहाँ मतलब कहाँ फिट बैठती है ये बात। ये एक अपने आप में। और हमको ये बताया गया था कि आप जो है आप खुद से यहाँ आई थी कि आप बता रही कि वो लेके आए थे? नहीं, वो लोग लेके आए थे मैडम, खुद से कोई लड़की नहीं आएगी। आपका जब तक किसी से कोई रिश्ता नहीं बनेगा, बिना किसी रिश्ते के कोई महिला 2000 किलोमीटर से कोई भी महिला होगी, कोई भी लड़की होगी, नहीं जाएगी। इनके द्वारा ही लेके आया गया था, इनका पूरा परिवार लेने के लिए गया था। तो जब इनका परिवार आपको लेने आया तो आप अपने दोनों बच्चों के साथ गई थी?
उस समय पे? हाँ, दोनों बच्चों के साथ में आए थे और पूरा दोनों बच्चों को एक्सेप्ट करके इन्होंने बोला था मैं एक पिता की हैसियत से इनका परवरिश करूँगा। मेरी एक ही शर्त थी मैडम, मेरा सब कुछ व्यवसाय बढ़िया चल रहा था, मैं तो एकदम इंडिपेंडेंट थी। तो मैंने एक ही शर्त, मैंने कहा और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों को कभी परायापन मत दिखाना कि नहीं हम इनको अपने बच्चे की तरह पालेंगे। इसके माता पिता ने भी यही बोला था, बेटा तू निश्चिंत रह, इनको हम कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। मेरे पति ने बोला था इनको मैं पिता की हैसियत से पूरी परवरिश करूँगा। तो मैं एग्री हुई थी शादी के लिए। मैं इतना दूर भाई आना है, कल को मान लो कुछ बात हो गई तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के साथ में कुछ भी ऐसा मतलब अमानवीय व्यवहार हो, जो आज मेरे बच्चे वाकई में भुगत रहे हैं मेरी इस शादी के कारण। तो हमने जो है उनके वहाँ के जो ओनर थे, माता पिता थे उनके, उनसे बात भी की थी। तो उन्होंने बताया कि आप लोग की शादी नहीं हुई थी, आप वहाँ से आई गई थी। तो ऐसा कुछ हुआ था कि आप लोग की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? पहली बात तो ऑनर इसमें बीएसपी है और ये बिल्कुल झूठ है। हम लोग की शादी हुई थी, बाकायदा शादी हुई है पूरे रिश्तेदारों के सामने। और शादी के बाद ही मैं पूरा जॉइंट परिवार में, संयुक्त परिवार में इनके साथ में निवासरत थी। और मतलब ये जो कह रहे हैं शादी नहीं हुई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये झूठ है एक। मतलब आप लोग की शादी हुई थी, लेके आया गया था आपको, ऐसा बताया। जरा फोटो वोटोज हैं आपके पास? हाँ, सब कुछ है, फोटोग्राफ से, ये शादी के फोटोग्राफ से आप लोग देख सकते हैं। मेरे पास सब एविडेंस है जो रखी हूँ मैं शादी के फोटोग्राफ से, जो इन्हीं के द्वारा खींचे गए थे। और इनका अब ये जो कहानी है इसको ये दूसरा मतलब तरफ मोड़ना चाह रहे हैं इस शादी के फोटोग्राफ से। और ये भी उनकी वहाँ पे जो उनकी माता थी उन्होंने बताया कि ऐसे घर में मारपीट होती थी, आप बर्तन फेंक के मारती थी, कुछ गाली गलौज होती थी, ऐसा कुछ होता था कि आप हिंसा करती थी? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उनको अपनी माँ से भी बढ़कर एकदम दर्जा देती थी, रोज़ उनके पैर छूती थी। अपने ससुर के भी बहुत ज़्यादा, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन वो मतलब छोटी छोटी बातों में मेरे को परायापन दिखाती थी। तुम्हारा किचन नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, और मतलब ऐसा दिखाते थे कि मैं मतलब कुछ भी नहीं हूँ। तो मेरे को ये चीज़ बहुत फील होती थी। जैसे मैं किचन साफ़ करती थी तो बोलते थे ये किचन मेरा है, बेटा मेरा है, मैं पढ़ाई हूँ तो नौकरी लगी है, तुम किसी चीज़ को हाथ मत लगाना जब तक मैं ज़िंदा हूँ। इस तरह का व्यवहार वही करती थी। और जैसे मेरे हस्बैंड आते थे शाम को, मतलब कॉलेज से आते थे, तो उनको बोलते थे सारा काम मैं ही करती हूँ, बच्चों का जो है ना खाना भी मैं खिलाती हूँ, पूरा घर का काम मैं करती हूँ, ये तो सोई रहती है। और मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ़ भड़काते थे कि ये बहुत लोगों से बात करती है, रूम में बंद रहती है, पर्दा लगा के रखती है, 10 बार नहाती है, कपड़े बदलती है। अब मेरे को साफ़ सुथरा रहना अच्छा लगता है भाई, मेरा शुरू से ही रहन सहन अच्छा रहा है, तो नहाने धोने, और ऊपर से मैं ठंडी एरिया की रहने वाली, तो मेरे को बहुत गर्मी लगती थी। 6-7 लोगों का खाना बनाना पड़ता था 3 टाइम में, तो इसलिए मैं खाना बनाने के बाद नहाने जाती थी। तो ये मतलब उसके लिए भी इनको ऑब्जेक्शन था कि मतलब ये इतने बारी क्यों नहा रही है। ये झूठे आरोप लगा के मतलब ये भी कहा गया था कि उनके वो जो ससुर थे वहाँ पे, उनको रात को दूध पीने की देती थी, तो वो बता रहे थे कि आप दूध में ऐसा कुछ मिला के दे देती थी कि वो आपका पक्ष लेगा, ऐसा कुछ था? नहीं मैम, इसमें कोई सच्चाई नहीं। मैं उनको एकदम पिता समान मानती थी, और कोई बेटी अपने पिता को कुछ गलत, और हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलती कि कुछ मिला के दे दिया। अगर मैंने उनको मिला के दिया तो आज तक उनको कुछ हुआ क्यों नहीं, है ना। मैं तो तीनों टाइम उनको खाना खिलाती थी, एक बेटी की तरह खाना खिलाती थी, है ना। तो अगर मैंने उनको कुछ मिलाया होता तो अभी तक उनको कुछ हुआ क्यों नहीं। और उसके पीछे मेरे को उनको कुछ मिलाने से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला था? कोई फ़ायदा नहीं। उसके पीछे कोई मकसद तो होना चाहिए ना। क्या मकसद है? ऐसा क्या है उनके पास कि मैं उनको मिला के दूँगी? बता रहे थे कि आप जो है उन्हें बहकाती थी, अब वो आपके पक्ष लेना शुरू कर दिए थे ये सब के बाद? एक्चुअली मैम ये था कि उनका मतलब मेरी जब शादी हुई थी शुरू से ही मेरे ऊपर नीयत ख़राब थी। तो हाँ, जब मैं पैर छूती थी तो मतलब पूरा मेरा बॉडी को ऐसे टच करते थे, मतलब बैड टच करते थे। तो शुरू में तो मैं ये सोचती थी कि एक बेटी की तरह ऐसे ही हो सकता है इनके यहाँ ऐसा, मतलब फ्रैंकली वो हो थोड़ा। और शुरू में मैंने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे उनका बढ़ता चला गया। फिर वो मेरे मतलब हर तरह से जो है मतलब मेरे को छूने लग गए थे गंदी नीयत से। तो वही चीज़ को मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया। तो हस्बैंड को जब बताया तो वो बोलते हैं कि तुम मेरे पापा को बहका रही हो। भाई मुझे अपने इतना उनको पिता समान ससुर को बहकाने की क्या ज़रूरत है जब मेरे पास मेरा हस्बैंड है ना। कोई भी महिला इतनी गिरी हुई नीच हरकत नहीं कर सकती है। तो नीयत उनकी ख़राब थी, वही मेरे ऊपर जो है ना संबंध बनाने के लिए दबाव बनाते थे कि अगर तुम, ये घर मेरे नाम पे है, इस घर में रहना है, तुमको बहू का पत्नी का दर्जा चाहिए, तो जैसा हम बोलते हैं वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको रहने नहीं देंगे आप इस घर में। ऐसा मतलब वो लोग मेरे को ब्लैकमेल करते थे मेरे ससुर।
तो आपके जो बच्चे थे उनका बिहेवियर आपके बच्चों की तरफ कैसा था? मैम शुरू में तो बहुत अच्छा था मेरे हस्बैंड का, मतलब मेरे बेटे का उस टाइम फ्रैक्चर हुआ था तो बहुत अच्छे से उसको टॉयलेट बाथरूम कराना, सब कुछ कराना। लेकिन जैसे मेरी सास ननद मेरा साथ में रहती थी, अपना घर जवाई लेके, जो मेरा नंदोई है, तो वही जो है मेरे हस्बैंड को भड़काती थी। तो बोलती थी दूसरे के बच्चे को तुम पाल रहे हो, ऐसे ऐसे करके। तो उनका ना तो कहीं स्कूल में एडमिशन कराया, जबकि हमारी शादी को साल भर होने वाला था, तो ना कहीं स्कूल में दाखिला कराया, ऊपर से उनके डॉक्यूमेंट भी पूरे गायब कर दिए थे। तो मतलब छोटी छोटी बातों को लेके उनको खाने के लिए भी ताना मारने लग गए। तो ये चीज़ को लेके ना मुझे बहुत ख़राब लगता था, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे सहन कर सकती थी। मैंने अपने बच्चों को फूल की तरह पाला था, मतलब अच्छे से उनको, इतना लग्जरी लाइफ में हम लोग जी रहे थे बढ़िया, और यहाँ पे उनको खाने के लिए भी तरसाते थे। हम दो दो तीन तीन दिन भूखे सोते थे ऐसे ही। इतना ताना कसी करती थी मेरी साथ कि तुम्हारे यहाँ क्या हक है, इनको बच्चों को छोड़ के आओ अपने पहले पति के पास में, अगर तुम्हें यहाँ रहना है, ऐसा दबाव बनाते थे। मेरे बच्चों के साथ में बातचीत करना बंद कर दिया, मतलब उनको मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चों की भी पूरी लाइफ इन्होंने बर्बाद कर दी है। मेरी तो गलती है कि मैंने शादी की है, मेरे बच्चों की क्या गलती है कि वो मतलब वो इतना फेस कर रहे हैं सारी चीज़ें। अभी तक 6 साल से उनका कहीं स्कूल में दाखिला नहीं हो पाया है। इन्हीं के कारण मेरे बच्चों का भविष्य पूरा ख़राब हो गया है। मतलब इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर। चलो मेरी गलती है कि मैंने शादी करी, इस आदमी पर भरोसा किया, उन मासूम बच्चों की क्या गलती है? उनको भी मतलब इतना ज़्यादा ये लोग टॉर्चर किए कि सुबह 6 बजे उठाते थे और वो उठा के टॉयलेट बाथरूम साफ़ करवाते थे उनसे। उस टाइम मेरा बेटा 8 साल का था, छोटे वाला, और बड़ा बेटा 10 साल का था। तो उसको मतलब इतना ही लोगों मेरे बच्चों को टॉर्चर करते थे सुबह 6 बजे उठ के कि सब टॉयलेट बाथरूम साफ़ करो सबके। अच्छा, हाँ, से काम करवाते थे? हाँ, काम करवाते थे। और उसके कारण मैं बोलती थी आप मेरे से जितना मर्जी काम करो, मेरे बच्चों को कुछ मत बोलो। तो बोलते थे इनको काम करना पड़ेगा, फ्री का नहीं खिलाएंगे इनको, इस तरह से मतलब तो करने लग गए थे। बच्चों को मेरा बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा इन लोगों ने किया है, जो अभी तक मेरे बच्चे डिप्रेशन में हैं। तो घर से बाहर नहीं निकलते और डर के मारे इतना डर सहम गए हैं। उनके सामने मुझे मारते पीटते थे, मेरे को जान से मारने का प्रयास करते थे। मेरे बच्चों ने सब अपनी आंखों के सामने देखा है। फिर भी मेरे माता पिता मैंने कहा नहीं सह पाएंगे। मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, इसलिए मैं आधी चीज़ें उनको नहीं बताती थी, अपने पापा को भी नहीं बताती थी। तो मैंने कहा दूसरी शादी है तो अब रहना है, जैसा भी है यही है। तो मैं इसलिए सब चीज़ सहन कर रही थी कि चलो आज निकल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इनकी जाति बढ़ती चली गई। मतलब 7-8 महीने तक तो मेरे को घर में बंद करके रखा, गेट से बाहर नहीं निकलने देते, किसी से मिलने नहीं देते थे, किसी से बात नहीं करने देते। मेरा मोबाइल भी छीन लिया था इन लोगों ने, ताकि मैं अपने घर वालों से भी बात न कर पाऊँ, किसी से कांटेक्ट न कर पाऊँ। मतलब एकदम मेरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने के लिए। और मैं इतना बुरी तरह से फंस चुकी थी कि ना मैं इधर की रही ना उधर, क्योंकि शादी हो चुकी थी और रिश्तेदारों में भी सब जगह शादी के फोटोग्राफ मतलब जान पहचान वालों को सबको पता चल गया था कि मेरी दूसरी शादी हो चुकी। तो मैं किस मुंह से अपना छोड़ के भी वापस जाती। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मारपीट किया तो फिर भी मैं चली गई थी अपने बच्चों को छोड़ के, सितंबर 2019 में। तो वहाँ पे महिला आयोग में मैंने शिकायत दर्ज कराई। तो वहाँ पे मेरा पति और सास और ससुर तीनों आए थे। वहाँ पे हमारी काउंसलिंग हुई थी 30 सितंबर 2019 को। तो काउंसलिंग में मेरे पति ने खुद शादी को भी स्वीकारा है कि हमारी घर के मंदिर, पापा ने ही, हमारे पापा की रजामंदी से सब शादी हुई है, पूरे परिवार की रजामंदी से। और दोनों बच्चों को और अपनी पत्नी को जो अच्छे से रखूँगा, परवरिश करूँगा एज ए फादर, मतलब पिता की हैसियत से, और उनकी अच्छी परवरिश करूँगा। जो भी होगा मेरी जिम्मेदारी होगी। और मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उसके डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी, आप लोग चाहे तो उसमें जाँच कर सकते हैं। और उसमें मेरे पति के भी साइन है, मेरे भी साइन है, जो वहाँ काउंसलिंग हुई थी 2019 में। तो मतलब जितना भी कहानी बना रहे वो सब उसमें कोई सच्चाई नहीं है, मैं सब झूठ है। मैं स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तो हमने जब उनसे कल बात की थी तो उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स हमारे साथ शेयर किए थे, हमको बताया गया था। तो उनसे पे आप क्या कहना चाहिए? वो सब है कौन जो बता रहे थे कि वो कोई अनजान लोग हैं जिनके साथ? नहीं, वो फैमिली मेम्बर्स है सब। कोई कजिन है, कोई जो है ना चाचा
चाचा है, कोई चाचा का लड़का है, और बाकी ये जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ऐसे बता रहे थे कि आपका संबंध रह चुका हो? नहीं, कोई संबंध नहीं है, सब झूठ है। तो कब की फोटोज है? अगर मेरा किसी से संबंध होता तो मैं यहाँ इस आदमी के लिए उन लोगों को छोड़ के क्यों आती, उनके साथ रहती ना भाई, यहाँ क्यों आती मैं, है ना। तो फोटोग्राफ्स कितनी पुरानी हो सकती है आप अगर आप देखेंगे? वो तो 2012-13 ऐसे है, बहुत पुरानी है। और इससे तो मेरी शादी 2019 में हुई है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, सब झूठ है। मेरा किसी से कोई, पति के अलावा किसी से कोई संबंध नहीं रहा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में और आपके गले में भी कुछ चोटें लगी हुई, किस प्रकार से, कैसे हुआ ये तोड़फोड़? एक्चुअली मैडम, जब परसों ये लोग अचानक से घर पे आए, मतलब मेरे को जब घसीट के ले जाने के लिए इन लोगों का पूरा प्लानिंग था, पहले से ही जो पूरा प्लानिंग था, जिसमें शासन प्रशासन के भी कुछ उच्च अधिकारी लोग शामिल है, और उन्हीं की मिली भगत से ये लोग जो है ना, मतलब पूरा प्लानिंग के तहत आए थे। मुझे इसकी भनक भी नहीं थी कि ये लोग इस तरह से अमानवीयता पे उतर आएंगे, क्योंकि मेरे को माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि आज नहीं कल सत्य की जीत होगी, न्याय होगा। तो मैं इसी इंतज़ार में 5 साल से अपने जो है ना उसकी लड़ाई लड़ रही हूँ, 4-5 साल से जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। लेकिन परसों इन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तो मैं उनसे हाथ पैर जोड़ के विनती कर रही थी कि मत करिए, मेरे बच्चे को जो है ना अनाथ मत करिए, मैं खुद खाली कर दूंगी। अगर वैसे तो कोई ऐसा आदेश है नहीं घर खाली करने का, लेकिन अगर आप लोग इतना दबाव बना रहे हैं तो इतना दबाव मत बनाइए, मानसिक प्रताड़ना मत दीजिए, मुझे आत्महत्या के लिए मत उकसाइए। लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैंने बोला 1 दिन का समय दो, मेरे को शाम तक का समय दो, लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। मैं हाई कोर्ट का भी आदेश दिखा रही थी, उस पर भी उन्होंने कोई गौर नहीं किया। बस वो अपनी बात रखते, मेरी कोई भी बात नहीं सुनी गई। मैं खुद लिख के देने को तैयार थी कि मैं शाम तक खाली कर दूंगी, नहीं तो मेरे को 1-2 दिन का समय दो। 8 जनवरी तक का तो आप बोल रहे हैं ना कि इसमें लिखा हुआ है ना, जो वो मेरे को पेपर दिखा रहे थे उसमें 8 जनवरी से पूर्व ऐसा लिखा हुआ था। तो 8 जनवरी तक मुझे समय मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। ये लोग जोर ज़बरदस्ती पे उतर आए। इन्होंने गेट तोड़ा, घर का गेट तोड़ा, जो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए बंद करके रखा हुआ था, ताला मार, क्योंकि मेरे साथ पहले भी फिजिकल असॉल्ट और मारपीट हो चुकी है, मेरे साथ ज़बरदस्ती हो चुकी है, बहुत बारी मेरा शारीरिक शोषण हो चुका है। इसी डर से मैं ना अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ताला बंद करके रहती थी, डर के मारे, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ घर में अपने बच्चों के साथ में। मेरे दोनों बच्चे नाबालिग हैं, तो घर में कोई ऐसा नहीं है मेरे को कि प्रोटेक्शन देने के लिए, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बंद करके रखती थी। तो ये लोग ऐसा कहानी बना रहे कि घर को कब्जा कर ली, घर को कब्जा कर ली, ऐसा करके झूठी कहानी बना के जो है ना सब जगह फैला रहे हैं। तो परसों ये हुआ था मैडम कि जब जोर ज़बरदस्ती करने लगे तो मैंने फिर सोचा कि अब ऐसे जीने का क्या फ़ायदा। इन्होंने तो मेरी इज्जत को तार-तार कर दिया। हमको जब न्याय नहीं मिल सकता, जस्टिस मिल सकता, तो हमको फिर जीने का कोई हक नहीं है। ये लोग मेरे को मतलब मानसिक प्रताड़ना, इतना दबाव बना रहे थे मेरे को, मतलब मेरे को जो है ना सुसाइड करने के लिए उकसा रहे थे ये लोग। इतना मेरी कोई भी बात नहीं सुनी गई मैडम। मैं हाथ पैर जोड़ रही थी, विनती कर रही थी, मैं बारंबार बोल रही थी कि मत करिए, इतना अन्याय मत करिए, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। और मेरे को मेरा गेट तोड़ के मेरे को घसीट के जो है ना गाड़ी में डाल के ले जाया गया। ऐसा ये उस दौरान चोट लगी है। जो गले में भी चोट उसी दौरान लगी? हाँ, ये जब मेरे को घसीट के ले जा रहे थे तो वहाँ एक मतलब गाड़ी के पास में जब मेरे को गाड़ी में चढ़ा रहे थे तो वहाँ पे गाड़ी की रॉड जैसी थी, उससे मेरा गला कट गया था। परसों ये जो भी घटना हो रही थी उस समय आपके हाथ में चाकू था, वो जो दरवाजा था नीचे फाइबर काट के वहाँ पे बैठी हुई थी। नहीं, फाइबर जो है ना इन्हीं के द्वारा काटा गया था, वो मेरे ऊपर नहीं, मैंने नहीं काटा है। वो पहले जब 2021 में जब इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था, घर में तोड़फोड़ की थी पत्थर से, तो उस टाइम जो है ना 23 मई 2021 को इनके खिलाफ 498, 494, 427, 269 और 323, 294, 506, 34 की धाराओं में इनके अगेंस्ट में अपराध क्रमांक 78/2021 भिलाई भट्टी थाना में दर्ज हुआ है, जिसका मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। मैं आप लोगों को जब आप लोग बोलेंगे मैं दे सकती हूँ। न्यायालय में भी वो मैंने जमा किया है सीसीटीवी फुटेज। उसी के आधार पे माननीय न्यायालय ने इनके अगेंस्ट में 354 भी जोड़ी है धारा। और उस टाइम भी इन्होंने मेरे को फिजिकल असॉल्ट किया था, मेरे ऊपर हमला किया था, जानलेवा हमला। जितनी भी तोड़फोड़ घर में हुई है इन्हीं लोगों के द्वारा की गई, खिड़कियाँ, दरवाजे, उस टाइम मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, मेरे को घर से निकालने के लिए, मेरे ससुराल घर से निकालने के लिए। तो उस टाइम इनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था। तो अभी माननीय न्यायालय में वो
पेंडिंग है मामला। अब इनको कहीं ना कहीं ये खतरा है कि न्यायालय से आज नहीं तो कल ऐसा ना हो कि हमको जो है ना सज़ा हो जाए या हमको जेल हो जाए, तो इससे पहले ही इसको भगा दो घर से। ये सब जितनी कहानी बना रहे कि शीट मैंने काटी, दरवाजे मैंने तोड़े, खिड़की मैंने तोड़ी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इन्होंने खुद मेरे खिलाफ़ जो है ना उसी तारीख को 23 मई 2021 को जब मैंने इनके खिलाफ़ 498 दर्ज कराया था, यानी दोपहर के समय 2 बजे के आसपास, तो रात को इन्होंने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया। 10 साढ़े 10 बजे उसी थाने में उसी थाना प्रभारी के द्वारा मेरे खिलाफ़ झूठा काउंटर केस कराया। तो जब मैंने CCTV फुटेज उनको पुलिस वालों को प्रोवाइड कराई, जो घटना की CCTV थी, तो उसमें उन्होंने पाया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और मेरे भाई को फंसाने की कोशिश की, जो हिमाचल प्रदेश में रहता है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है इस मैटर से। हमारा पति पत्नी का भी विवाद है, लेकिन उसको भी घसीटने की कोशिश, फंसाने की कोशिश की मेरे ससुर ने। इतना ड्रामेबाज आदमी है कि इतना झूठ बोलते हैं, इतना मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरा भाई जब कभी भिलाई आया नहीं है ना, इसमें इस झगड़े में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो कैसे कह रहा है कि मतलब मेरे भाई ने ऐसा किया, घर कब्जा किया। तो उस FIR में जो है ना, जो जिसका FIR क्रमांक 79/2021 है, जो रात को 10:30 बजे के करीब हुआ था भट्टी थाना में, उसमें भिलाई भट्टी थाना ने जो है क्वेश्चन मतलब खारिजी भेजा हुआ है, मतलब जांच करने के उपरांत। और उसमें लिखा गया है बाकायदा रिपोर्ट में कि इनके द्वारा अपना बचाव करने हेतु ये झूठी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो अपने आप में एक अपराध है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके जो ससुर थे और जो देवर थे वो आपकी तरफ गलत नियत रखते, तो इस चीज़ के बारे में आपने कभी अपनी सास को नहीं बताया? बताया था मैम सास को। तो सास ने क्या किया कि मतलब मेरा साथ न देके उन्होंने मेरे हस्बैंड को भड़काना चालू कर दिया। उन्होंने बोला कि मतलब ये वीना जो है ना ऐसा कर रही है, मेरा घर गृहस्थी तोड़ रही है, इसको भगाओ यहाँ से। मतलब मेरे को ये उम्मीद थी कि मेरी सास एक औरत है तो वो समझेगी मेरी बात को, लेकिन उन्होंने मेरा कोई साथ नहीं दिया। हालांकि मैं ये चाहती थी कि चलो ठीक है, हो जाता है कभी अगर किसी से गलती हो जाए, लेकिन आगे से सब ठीक हो जाए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, मैंने कहा अगर ऐसा चलता रहा तो फिर हमारी गृहस्थी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मेरी सास तो मेरे खिलाफ जो है ना झूठ परोस के मेरे हस्बैंड को करते थे। आपने उनको भी बताया था कुछ? मैंने हाँ ननद को भी बताया था, किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया मैम। मेरे को ही उल्टा कैरेक्टर लेस घोषित करने का इन्होंने पूरा प्लानिंग कर लिया था। मतलब अपने मतलब के लिए बात करते थे, जितना इनको ज़रूरत होता था मेरा हस्बैंड उतना मेरे से बात करता था, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये भी उन्होंने ये भी बताया कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने ये कंप्लेन की थी कि जब आप वहाँ घर में रहती थी तो आसपास बहुत सी गाड़ियाँ रहती थी, रात भर वहाँ पे गाड़ियाँ लगी रहती थी, ऐसा कुछ था? इसमें कोई सच्चाई नहीं है मैडम। आसपास में सब लोगों की अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, सबकी गाड़ियाँ खड़ी होती है गेट के सामने, और हमारे गेट के सामने खाली रहती है जगह, इसलिए पड़ोसी लोग अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं। तो उसको ये लोग ऐसा कहानी बना रहे हैं। और जो उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है उसमें खुद मेरे ससुर के वो जो है ना द्वारा वो लिखी गई है, उन्हीं की हैंडराइटिंग है वो। उन्होंने पूरा मतलब कहानी को गढ़ा गया है। वो सिग्नेचर किसी ने नहीं किए, किसी पड़ोसी ने नहीं किए हैं, और वो सिग्नेचर सब इन लोगों ने खुद से मारे हैं, झूठे झूठे सिग्नेचर मारे गए हैं। उसमें कोई सच्चाई नहीं है, चाहे तो उसमें जांच करवा सकते हैं। और देखिए जैसे कि आप बता रही कि आप वहाँ से कितने साल तक आपने यहाँ तक रही आप पूरे परिवार जब पूरे साथ परिवार के साथ में हम लोग जब FIR दर्ज हुआ था, ये 23 मई 2021 तक हम लोग पूरा परिवार साथ में रहते थे। उसके बाद में जब इनको लगा कि अब FIR दर्ज हो गई है, कहीं हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए, इसलिए ये लोग जानबूझ के राजनांदगांव छोड़ के चले गए थे, अपना सामान पूरा ट्रक में भर के। और मेरी ननद और नंदोई भी साथ में रहते थे, वो लोग भी पूरा मतलब इन्हीं के साथ में अभी भी रहते हैं। वो सब लोग ये लोग वहाँ जानबूझ के छोड़ के चले गए थे वकील के कहने पर। मैंने ये भी बताया कि उनकी जो आपकी जो ननद वहाँ पे रहती थी वो आपके कारण वहाँ से घर छोड़ के गई थी, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे कारण नहीं। देखो, हम पति पत्नी के मैटर में वही इंटरफेरेंस करती थी। जब उसकी शादी हो चुकी है तो उसको अपने ससुराल में रहना चाहिए, अपने घर गृहस्थी में ध्यान देना चाहिए। वो मेरे हस्बैंड को हमेशा भड़काती थी, बड़े भैया तुम 2 बच्चों की माँ उठा लाए, तुमको तो कोई भी मिल जाती, तुम तो इतने स्मार्ट हो, वो हो प्रोफेसर हो, तो मतलब क्यों आपने ये कर लिया, और ये तो नेपाली टाइप दिखती है, इसको भगाओ, इसको भगाओ, ऐसे करके मेरे हस्बैंड को भड़काती थी। जबकि मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा, हम लोग जो है ना अच्छे से रह रहे थे, और भड़काने के कारण, जेलस के कारण इन लोगों ने मेरी पूरी घर गृहस्थी उजाड़ दी और साथ में मेरे बच्चों का भी जीवन पूरा बर्बाद कर दिया। तो जब आप इनसे मैट्रिमोनियल साइट पे बात करती थी तो आपने जानने की कोशिश नहीं की थी कि जो इनकी पहली बीवी थी उनसे क्यों डिवोर्स हुआ इनका और कैसा इनका परिवार है? आपने कुछ जानने की कोशिश की थी। तो इन्होंने मेरे को बताया था कि मेरी पहली वाइफ का जो है ना अपने कज़िन ब्रदर के साथ में अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और वो एक रात भी मेरे साथ नहीं रही है। बस हमारी फर्स्ट नाइट जैसे हम लोग साथ में रहे तो मतलब उसी में पता चल गया था कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है,
मतलब इसका बहुत लोगों से फिजिकल रिलेशनशिप है, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था। और बच्चे के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। लेकिन जब एक नोटिस मेरे को प्राप्त हुआ जो अगस्त सितंबर के आसपास में, जब मैं घर में थी, घर में कोई नहीं था, तो उससे मेरे को जानकारी हुई कि इसका पहली बीवी से तलाक ही नहीं हुआ है। तो फिर मैंने उसको किसी तरह से उसका नंबर निकाला, उसमें लिखा हुआ था नंबर, तो मैंने उसको कांटेक्ट किया। तो उसने मेरे को सारी कहानी बताई कि मेरा अभी तलाक पेंडिंग है, तलाक का केस अभी वो नहीं हुआ है, डिसाइड नहीं हुआ है, और मेरे को भी मारपीट करके भगाया है, जिसकी शिकायत 2011 में अर्पिता शर्मा ने सेक्टर 6 महिला थाने में दर्ज कराई थी। उसको भी ऐसे ही फिजिकल असॉल्ट करके, मारपीट करके, मानसिक प्रताड़ना करके, क्रुएल्टी से भगाया गया है। और जो छोटा भाई है पीयूष प्रकाश शर्मा, उसने भी सोनू शर्मा को, अच्छी पढ़ी लिखी लेडी थी, उसको भी ऐसे ही मारपीट करके भगाया। ऐसा आसपास के लोगों ने और सबने बताया मेरे। आसपास के लोगों ने आपको बताया कि उस घर की माँ हुए रहती थी, उनके साथ उन लोग हाँ जी, असॉल्ट करते थे। और मेरे ससुर उनके साथ भी, उनको भी ब्लैकमेलिंग करता था संबंध बनाने के लिए, इसलिए वो लोग भी छोड़ के भाग गए। हम लोग सड़क में भटक रहे हैं अभी। जस्टिस के लिए सिर्फ न्याय चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मेरे को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि कल को ये लोग किसी और महिला के साथ भी ऐसा करेंगे। मैं तीसरी महिला शिकार हूँ उस घर की, तो कल को ये और किसी लड़की को लाएंगे अपने जाल में फंसा के, झूठी मीठी मीठी बातें बना के, तो कल को उसकी भी ज़िंदगी ख़राब करेंगे। इसलिए मेरा जो है ना एक ही वो है कि मेरे को बस किसी भी हाल में, मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को इंसाफ चाहिए बस। और ये जब आपको वहाँ से, जो परसों की घटना हुई थी, वहाँ से आपको घर के बाद वहाँ पे आपको हॉस्पिटल ले जाएगा, तो वहाँ क्या क्या हुआ? हॉस्पिटल में मैडम मेरे को मतलब ऐसा नहीं कि मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए ले जाया गया था। हॉस्पिटल में भी मेरे को असॉल्ट किया गया। मेरे को मतलब जो अंदर वार्ड था उसमें बंद करके मेरे को मारा गया पुलिस वालों के द्वारा, जिसमें जेंट्स पुलिस भी थी, लेडीज़ पुलिस भी थी। और बहुत ज़्यादा फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया गया और मारपीट इतनी ज़्यादा की गई, मेरे पूरे शरीर में मतलब निशान है। तो वहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जो है ना, वो क्या बोलते हैं कि हम तुम्हारा वो करने आए, इलाज कराने लाए, इस बहाने से मेरे को वहाँ ले गए थे। और मतलब किसी से बातचीत नहीं करने दे रहे थे, हाथ पैर पूरे बंधे हुए थे, कोई इधर से घेर रहा था, कोई उधर से घेर रहा, जैसे मैं कोई मतलब बहुत बड़ा क्राइम करके आई हूँ। तो जब हमने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने ये बताया था कि आपके बारे में पता करने के लिए वे जो है देहरादून गए हुए थे। तो वहाँ के लोगों से उन्होंने बातचीत की तो उनको ये पता चला कि आपका दूसरों से भी और रिश्ता रहा चुका है, आपकी शादी से पहले भी बहुतों से हो चुकी है करके। और इनके पास, वो बोल रहे कि उनके पास ये सब का प्रूफ है, तो इस पर क्या? इनके पास कोई प्रूफ नहीं है मैडम। अगर प्रूफ होते तो ये लोग गुंडागिर्दी पे नहीं उतर आते हैं ना। इनको न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए, है ना। जब न्यायालय में आ गया है प्रकरण, तो न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए ना, न्यायपालिका पे। इसका मतलब इनको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। अगर इनके पास प्रूफ होता तो ये आज तक प्रूफ क्यों नहीं कर पाए कि मैं गलत हूँ, है ना। आज तक कोई भी मतलब ये किसी भी चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए हैं। रही बात डॉक्यूमेंट किया उसकी, तो इन लोगों ने, ये लोग देहरादून गए ज़रूर थे जब मारपीट हुई थी। ये 2021 में गए थे देहरादून, और वो भी मतलब इन्होंने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए लोग देहरादून गए थे। वहाँ पे इन्होंने क्या क्रिएट की है कहानी कि कुछ पान दुकान वालों का नाम पहले पूछे, क्योंकि ससुर मेरा पान खाता है। तो वहाँ पे इन लोगों ने जान पहचान बनाई, उनके नाम पूछे, फिर फर्जी जो है ना शपथ पत्र बना के ये लोग अब मेरे प्रकरण को मतलब वो लंबित करने की नीयत से, ताकि मेरे को प्रकरण में मेरे को कोई अनुतोष ना मिल सके। तो उसके लिए इन्होंने फर्जी दस्तावेज बनवा के देहरादून से नोटरी करवा के लाए। जब मैं देहरादून गई उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, तो मतलब फ़ोन भी किया मैंने, तो वहाँ पे पता चला कि जिसके माध्यम से उन्होंने ये दस्तावेज बनवाए उसका लाइसेंस तक रद्द हो रखा है। उसका नाम सुनीता रानी है जो नोटरी करने वाली है, उसका लाइसेंस तक रद्द हो रखा है। उसका चाहे तो आप लोग जांच भी कर सकते हैं। वो फर्जी दस्तावेज ही बनाती है लेडी, इसलिए शिकायत के कारण उसका वो भी रद्द हो रखा है, लाइसेंस भी। वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पे मैंने फिर उनको लीगल नोटिस भेजा था उन लोगों को। तो उन्होंने, एक ने जिनका नाम विनोद कोठियाल था, उन्होंने खुद अपने जवाब में लिखा है कि हमने कोई ऐसे दस्तावेज नहीं बनाए हैं जिसमें इन लोगों ने मेरे को किसी और की पत्नी लिखवा के जानबूझ के लाए थे अपने आप को सही साबित करने के लिए। कहानी को पूरा गढ़ा गया था मैडम, पूरा प्लानिंग के तहत। तो विनोद कोठियाल ने खुद माफ़ीनामा भेजा मेरे को, और उसके सब डॉक्यूमेंट है मेरे पास। उसी आधार पे मैंने माननीय न्यायालय दुर्ग में 340 का इनके अगेंस्ट में प्रकरण पंजीबत कराया है, जो अभी मतलब प्रक्रिया में लंबित है माननीय न्यायालय। आपके साथ इतना कुछ हुआ था, इतने 2019 से शुरू हुआ था ये सब कुछ, तो फिर आपके जो घर वाले हैं, आपने उनसे कुछ बताया नहीं कि वो आपसे मिलने कभी आए नहीं यहाँ पे? नहीं आते थे, मतलब मेरे चाचा लोग आते थे, मम्मी पापा लोग भी आते थे मिलने के लिए। बस वो यही बोलते थे कि बेटा कोशिश करो कि घर गृहस्थी बस जाए, अपने पति को समझाने की कोशिश करो अगर समझते हो। मैं भी यही चाहती थी कि मेरा पति समझ जाए, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोनों का ही पुनर्विवाह है। तो मैं कहीं ना कहीं अपने घर को बस बचाने की कोशिश कर रही थी कि मतलब अब शादी कर ली है तो निभाने की कोशिश मैं कर रही थी बस।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इन लोगों ने इतना मेरे को मतलब वो बना दिया है, संदिग्ध बना दिया है। आप लोग या कोई भी शासन प्रशासन में सबसे कहना चाहूँगी, अगर मैं कोई संदिग्ध होती तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ भी मैं रही हूँ, जहाँ का भी मेरा मतलब निवास था, जहाँ मैं पढ़ाई करी हूँ, जहाँ पे मेरे माता पिता का बैकग्राउंड है, वहाँ चेक कर सकते कि मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरा क्या बैकग्राउंड है, हमारे खिलाफ़ कोई शिकायत FIR दर्ज है कि नहीं है। अगर मैं इतने लोगों को ठग के या मायाजाल में फंसाई होती, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि ये मायाजाल में फंसाती है, फिर लूटपाट करके भाग जाती है। अगर मैं लूटपाट करने वाली होती तो क्या यहाँ अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही होती? इतने सालों से लूटपाट करके भाग जाती? क्या लुटेरा और चोर जो है ना, डकैत होता है, वो लूटपाट करके वहीं बैठा रहता है, या न्यायालय में ये जो है ना वो करता रहता है, जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ता है? ऐसे ही इनकी कहानी में 1% भी सच्चाई नहीं है मैडम। तो आपकी क्या मांग है कि जो केस हो किस प्रकार से इसको आगे बढ़ा जाए, क्या हो जाए? मैं बस शासन प्रशासन से इतना ही निवेदन करती हूँ और देश की आम जनता से और छत्तीसगढ़ की आम जनता से बस इतना हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मतलब अगर किसी महिला के साथ में ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा तो हर लड़की शादी करने से घबराएगी और वो उसका शादी के नाम से विश्वास उठ जाएगा। बस मैं इतना निवेदन है मेरा कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे बच्चों को जस्टिस चाहिए, जिनके कारण, इन लोगों के कारण मेरे बच्चों का भी भविष्य ख़राब हुआ है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को और मुझे जस्टिस मिले और सत्य की जीत हो। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और मेरे घर में मुझे जैसे शादी करके लाया गया था, जैसे मैं रहती आई थी, मेरा सामान, मेरा घर, मुझे मेरे अधिकार मेरे को वापस मेरे को मिलने चाहिए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ और मैं अपने पति के साथ में रहना चाहती हूँ। इतना ही मेरी मांग है वो, और मेरे को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस के अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए बस। और ये खुद बताते हैं कि मेरा कलेक्टर दोस्त है और एक DSP है, वो मेरी दोस्त है, और इनके बड़े बड़े राजनेताओं से भी इनके संपर्क है। ये ऐसा मेरे को धमकी दी जाती थी। और एक कांग्रेस की एक नेत्री भी है जो कांग्रेस की नेत्री बताती है खुद को, मुझे नहीं पता है कि नहीं है। उनके साथ भी इनके जो है ना मतलब वो है, अच्छे संबंध है, ऐसा ये लोग मेरे को बताते थे। और उसकी बोले बहुत ऊंची पहुंच है। और ये जितनी भी घटना जो परसों हुई है 1 तारीख को, 1 जनवरी को शाम को मेरे साथ में, मतलब इसमें लीगल वैधानिक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कानूनी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वो BSP की प्रॉपर्टी तो BSP खाली करवा सकता था, लेकिन इसको ऐसा बनाया गया कि ऑनरशिप उनकी है, घर उनका है, उनके नाम पे है, ऐसा बनाया गया, जबकि ऑनरशिप सिर्फ BSP की है। तो जैसे कि वे जो घर वाले थे उन्होंने बता रहे थे कि आप उस घर में कब्जा करके रखी हुई थी, तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? इसमें मैडम 1% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब 23 मई 2021 में इनके अगेंस्ट में 498 494 जो बाइगेमी के लिए लगता है, और 427 323 294 506 269 और 34 में जब इनके अगेंस्ट में अपराध पंजीबद्ध हुआ भट्टी थाना में, तो इनको फिर गिरफ्तारी का डर हो गया था कि आज नहीं कल हमारी अरेस्टिंग होगी। तो ये लोग खुद से ही जो है ना घर छोड़ के पूरा सामान भर के अपना गाड़ी में लेके चले गए, और अपनी जो इनकी बेटी थी, दामाद, सब लोगों को जो है ना ऐसे करके ये वकील के मतलब उसके गाइडेंस के हिसाब से वहाँ राजनांदगांव में जाके रहने लगे। मैंने किसी को नहीं निकाला, और मैंने इतनी विनती की, इतना रिक्वेस्ट किया, इतने मैसेजेस किए इनको कि वापस आ जाओ, मुझे ऐसे अकेले छोड़ के मत जाओ, आपस में जो है ना अच्छे से रहते हैं। लेकिन इन्होंने मतलब ये लोग जिद पे आ गए थे, नहीं आए। ये मतलब 2021 की बात है, 23 मई 2021 की। उसके बाद से ये लोग वहाँ जाके रहने लगे। तब तक हम लोग सब साथ में रहते थे। ये क्या नाम, अगस्त या सितंबर 2019 में इन्होंने मेरे खिलाफ वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के तहत, यानी मेरे पति के द्वारा अपने माता पिता को ढाल बना के अपना बचाव करने के लिए केस दर्ज कराया यहाँ पे SDM कोर्ट में, जिसमें इन्होंने झूठे तथ्य बताए कि हमारे घर में कब्जा हो गया, ऐसा करके। तो मैंने SDM साहब को भी बताया, सर मैं उस घर की बहू हूँ और इनके बेटे की पत्नी हूँ, और मेरा कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है घर कब्जा करने का। ये लोग झूठी कहानी बना रहे हैं। तो ऐसा ये सब कहानी मतलब गढ़ी गई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है घर कब्जे करने वाली। और घर कब्जे का ये इशू ही नहीं है, ये मैट्रिमोनियल इशू है, जिसको ये लोग जो है ना दूसरी कहानी बना के सब जगह गलत अफवाहें फैला रहे हैं, झूठे तथ्य वो बताकर लोगों को। तो जैसा कि आप सभी ने सुना, इन्होंने क्या कुछ कहा, सब कुछ बताया इन्होंने कि इन पे जो भी आरोप लगे हुए थे वो पूरी तरीके से गलत थे। मतलब जो कल की जो वीडियो थी उसमें जितने भी आरोप थे ये यहाँ पे आके पूरी तरह से उल्टे पड़ जाते उसी परिवार पे। और इनके पास जो है पूरी तरीके से प्रूफ है कि क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट इनके पास है। और जैसे कि उसके परिवार ने कहा था कि ये शादीशुदा नहीं थे, इनकी शादी जो इनके बेटे से नहीं हुई थी, पर यहाँ पे जो इनके पास पूरा प्रूफ है, फोटोग्राफ है, शादियों की पूरी फोटोग्राफ है, जिससे ये जो सवाल उठता है, उन्होंने जो कहा था कि शादी नहीं हुई थी, ये जो बात है वो सरासर गलत निकली है। एक और बात जो इस वीडियो में मेंशन हुई थी कि जो ससुर थे इनके, वे बोले थे कि जो बहू थी इनकी, इनके दूध में कुछ मिला के दे दी थी ताकि ये इनके पक्ष ले रहे थे।
पर ऐसा मतलब कि वो ससुर जो है अपनी बहू के चरित्र पे सवाल उठा रहे थे। ये जो सवाल है अब इन पे उल्टा पड़ जाता है। अब ये जो चरित्र का सवाल जो है अब इनके ससुर पे उठता है कि उनका चरित्र इनको लेके खराब था। ये जो महिला थी इन्होंने जो पुलिस में कंप्लेन भी की थी कि इनके जो ससुर हैं और इनके जो देवर हैं इनसे गलत संबंध बनाने की कोशिश भी करते थे और शायद करे भी हो। इन्होंने इस पे कंप्लेन की है और पूरे तरीके से मेंशन किया गया था। और जितने भी कंप्लेन उनके पहले से हो रखे हैं, जितने भी पुलिस में कंप्लेन किया जा रहा है, चाहे वो उनके ससुराल पक्ष से हो या चाहे इनके तरफ से, पूरे डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है। सास की तरफ से भी जो भी कंप्लेन की गई उसमें भी लिखा गया था कि हाँ ये इनकी बहू है, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज़ को। पर कल की वीडियो में उन्होंने साफ साफ झूठ बोला कि ये इनकी बहू नहीं है बल्कि ये घर में घुसी थी। अब क्या कुछ मामला था आपको अभी तक समझ आ चुका होगा। ऐसे ही देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे तीरंदाज के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर से दबा दें। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।